सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये रिस्पॉन्सिव नैप बार क्रिएट करने वाले हैं। और ये जो नैप बार है ना यार, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया है। भले ही 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक CSS की प्रॉपर्टी जो कि इसके अंदर इस्तेमाल करी गई है, वो एकदम डिटेल में बताई गई है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये पूरा रिस्पॉन्सिव नैप बार है। जैसे मैं हैम्बर्गर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना मेन्यू भी दिखाई देता है। सर्विस अबाउट किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये मेन्यू बंद भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। वीडियो की लेंथ में छोटी बड़ी भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में समझें इस चीज़ को। तो पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। नैप बार मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक index.html फाइल बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर index.html क्रिएट कर लिया है। फिर सिंपली यहाँ पर एक index.css का इस्तेमाल करेंगे। हम पूरा नैप बार जो है प्योर HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव होगा। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक बॉयलर प्लेट ले आता हूँ। अब बॉयलर प्लेट के लिए अगर कमांड ना पता हो तो शिफ्ट दबा के 1 दबा दो, तो ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं, नैप बार। ठीक, अब यहाँ पर देखो, मैं अपनी index.css को यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ, लिंक टैग का इस्तेमाल करके। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा index.css में जूम कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ जूम कर दिया और इतना काफ़ी है। ओके, अब हम यहाँ पर देखो, ये अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक नैप बार H1 लगा के, एक H1 लगा के मैं लिख दूंगा नैप बार। और मैं इसको सेव करके ओपन कर लूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये फाइल चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देखो, ये हमारा नैप बार यहाँ पर क्रिएट आ गया। अब हमारे नैप बार में ना कुछ इनिशियल मार्जिंग और पैडिंग लगी हुई होती है। मतलब नैप बार के अंदर नहीं तो पहले से ही हमारी HTML फाइल के अंदर ना कुछ इनिशियल मार्जिंग और पैडिंग होती है, जिनको हमें हटाना होता है। अगर मार्जिन पैडिंग का मतलब नहीं पता है, तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर बॉक्स डिजाइन, बॉक्स मॉडल दिखाऊं मैं, अगर यहाँ पर आपको पता होगा। सो ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है। अगर मैं दिख, नहीं ये वाला। सो देखो, ये जो इमेज है ना, इसको बोलते हैं हम बॉक्स मॉडल। ये हमारा बीच में ब्लू कलर का होता है कंटेंट। और बेसिकली ये कंटेंट वो कंटेंट होता है जो रिटर्न होता है, या फिर कोई भी जब हम रिटर्न चीज लिख रहे हैं अपने डिव के अंदर, तो ये वाला ब्लू कलर का होता है। फिर ये हमारी पैडिंग होती है जो उस लिखे हुए कंटेंट या फिर कोई भी इमेज वगैरह उसके चारों तरफ हमने लगाई है। फिर बेसिकली हमारा मेन कंटेनर होता है, फिर उसके आउटसाइड हमारा क्या होता है, ये बॉर्डर होता है। फिर हमारी मार्जिन होती है। तो ऐसे ही हमारी यहाँ पर index.html के अंदर भी एक इनिशियल मार्जिन और पैडिंग है, जिसको हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको हटाने के लिए हमें अब यहाँ पर सिंपली एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जो स्टार होता है, जो कि हमारे पूरे HTML में एक तरह की प्रॉपर्टी को सेट कर सकता है। अगर हम इसके अंदर स्टार के अंदर ब्रैकेट लाके कुछ भी लिखेंगे तो वो सब सारी चीज़ों के लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखी पैडिंग 0 और मार्जिन 0 पिक्सल, और मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब मैं इसको सेव करूंगा। सो देखो, ये हमारा एकदम सही हो गया। तो यहाँ से हमने इस चीज को तो हटा लिया। अब यहाँ फटाफट से अपना नैप बार क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एक हेडर बनाऊंगा। अब उस हेडर के अंदर अब उस हेडर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक अपना नैप टैग लेके आऊंगा। फिर नैप टैग के अंदर सबसे पहले हमें एक नैप बार के लिए क्या चाहिए होता है, कोई लोगो वगैरह चाहिए होता है ना। तो सबसे पहले मैं अपना एक डिव बनाऊंगा यहाँ पर, और मैं उस डिव के अंदर एक इमेज टैग लगा दूंगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अगर मैं एग्जांपल दूं एक नैप बार का, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा एक नैप बार है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोशल वेब लिखा है मैंने। यहाँ हो सकता है कोई लिंक हो। फिर हमारा सर्च बार, अगर हमें अपने नैप बार के अंदर सर्च बार चाहिए तो हम सर्च बार लगा सकते हैं। फिर हम इस तरीके से आइकन्स को लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, सो ये कुछ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक नैप बार के अंदर देखो, अभी तो हमारा नैप बार हो गया है ना। अभी मैं सेव करूंगा तो हमारी वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे पहले एक लोगो लेके आता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं फटाफट से एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। टैग का कोई लोगो डाउनलोड कर लेते हैं, लिखना टैग PNG लोगो। सो यहाँ से आप कोई भी एक पर्टिकुलर लोगो डाउनलोड कर लो, खासकर ये वाली वेबसाइट से, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी लोगो। मैं ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है, फटाफट जल्दी से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। फटाफट से क्लिक कर देता हूँ ऑर्डर में। WOKOLX। ठीक है,
यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अब मेरा नैप बार लोगो डाउनलोड हो गया है। सो फटाफट से इस लोगो को कॉपी करते हैं और अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ IMG नाम से। ठीक है, और मैं उसमें, सॉरी, फोल्डर क्रिएट करना था मुझे। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने देखो अपना इमेज यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये आ गया यहाँ पर। मैंने कंट्रोल भी दबा के इमेज पेस्ट कर दिया। अब इस लोगों को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। अब कॉल करने के लिए क्या होता है, डॉट का मतलब होता है जिस फाइल में हो, डॉट स्लैश, जिस फाइल में हो वहां से बाहर निकल जाओ, और फिर बाहर निकलने के बाद जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो और इसको सेव करना हो। तो देखो ये कैसे दिखेगा। ये देखो ये हमारा कितना बड़ा लोगो आ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट डिव है ना, उसकी कोई विड्थ वगैरह हमने दी नहीं है। मतलब अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारा जो पेरेंट डिव है वो कौन है, हमारा पेरेंट डिव यहाँ पर ये वाला डिव है। इसकी कोई विड्थ वगैरह हमने दी नहीं है। तो इसने ऑटोमेटिकली जितना बड़ा लोगो था उसके साइज के अकॉर्डिंग विड्थ वगैरह घेर ली। तो सबसे पहले हम अपने हेडर को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने हेडर को टारगेट करते हैं। तो हेडर को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पर अपने नैप बार में पहले एक क्लास जोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं BTN। हमने बोला, हमने BTN जोड़ लिया। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लिखेंगे डॉट BTN, और BTN लिखने के बाद हम लिखेंगे पैडिंग। थोड़ी सी पैडिंग देंगे अपने नैप बार के अंदर 10 पिक्सल की। ठीक है, इतना हो गया। और फिर पैडिंग देने के बाद हम अपने डिव को सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने डिव में एक क्लास दे देते हैं लोगो। ठीक है, हमने डिव में क्लास दे दी लोगो। अब क्या करेंगे, डॉट लोगो, और इस लोगो को हम अपनी कुछ ना कुछ विड्थ दे देते हैं। तो हम इसको अपनी विड्थ दे देते हैं 10%। बहुत सही है मेरे हिसाब से। या फिर 5% काफ़ी सही रहेगी। अब ये परसेंटेज जो होता है ना, मैं बताता हूँ ये परसेंटेज कैसे काम करता है बेसिकली। अब ये मैंने 5% विड्थ दे दी। अब 5% विड्थ देने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने इमेज टैग को सिलेक्ट करूँगा। सो मैं लिखूंगा डॉट लोगो के अंदर मेरा इमेज टैग है उसकी विड्थ को, अभी मैं अगर सेव करके दिखाऊं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर विड्थ को 100% कर दूंगा तो देखना ये, देखो ये छोटा हो गया। मतलब ये हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने अपने कंटेनर की विड्थ दे दी 5%। 5% उसने किसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लिया, टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग लिया, जो कि हमारी विंडो की है, उसका 5% उसको मिल गया। फिर अगर हम अपने कंटेनर के अंदर की इमेज को 100% दे दें तो परसेंटेज तो हमेशा पेरेंट के हिसाब से चलती है। तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। मैं इसको 3% देने की कोशिश करता हूँ। सो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। 4 दे देते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। यहाँ पर पैडिंग दे दी। और अब ना एक काम करते हैं, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ UL का इस्तेमाल करूंगा। UL के अंदर LI, जिसमें मैं LI बनाने वाला हूँ 4। और इसमें पहला आएगा होम। ठीक है, फिर आएगा हमारा क्या, फिर हमारा आएगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, फिर आएगा हमारा होम कॉन्टैक्ट सर्विस। जनरली यही 4 होते हैं। फिर आता है हमारा अबाउट। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर अपना बना लिया। अब देखो, ये देखो ये चीज ना अब इसके नीचे आ गई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं बॉर्डर देके दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं अगर अपने लोगो में बॉर्डर दूं, है ना, सो मैं अगर अपने लोगो में बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, देखो ये तो था मेरा लोगो। और अगर अपनी लिस्ट को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, एक क्लास LIST लिस्ट, मैंने यहाँ पर क्लास दे दी। और अपनी लिस्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके देखता हूँ। तो मैं लिखूंगा डॉट लिस्ट, और जैसे ही मैं लिस्ट को यहाँ पर बॉर्डर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड रेड। देखो मैंने दोनों को देख, ये तो मेरी पूरी लिस्ट है। अब देखो ये दोनों ना एक दूसरे के आपस में नहीं है कि मतलब एक के बाद एक आए। हाँ, ये दोनों ना एक दूसरे के नीचे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। नैप बार में तो ये आमने सामने होते हैं एक दूसरे के। सो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें अपने BTN के अंदर फ्लेक्स क्लास लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्प्ले, अभी देखना डिस्प्ले, और मैं लिखूंगा फ्लेक्स। देखो ये दोनों अब एक दूसरे के साइड में आ गए। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि हमारे जो होम कॉन्टैक्ट सर्विस होते हैं ये भी एक लाइन में होते हैं, लेकिन ये तो अभी एक दूसरे के ऊपर नीचे है। सो अब मुझे अगर इनको एक लाइन में करना है तो मुझे लिस्ट के अंदर फ्लेक्स लगाना पड़ेगा।
तो आप समझ पा रहे हो कि डिस्प्ले फ्लैग्स कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लैग्स जो है आइटम्स को रॉ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली अरेंज करने में मदद करता है। तो जैसे ही अब मैं लिस्ट के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दूंगा, देखो डिस्प्ले, और मैं यहाँ लगा दूंगा फ्लैग्स। सो देखना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि फ्लैक्स मिलने के बाद अब मेरे जो आइटम्स हैं इस वाले डिब में, लिस्ट वाले डिब में जो मेरे आइटम्स हैं ये तो ऊपर की तरफ टच हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े सेंटर में है, तो मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर। देखो ये सेंटर में आ गए। अब इनके अंदर ये जो डॉट आ रहे हैं ना, होम कॉन्टेक्ट, इन डॉट्स को मुझे हटाना है। तो बेसिकली इन डॉट्स को हटाने के लिए मुझे अपने एल को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डॉट लिस्ट के अंदर जो एल है उसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होता है, लिस्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डॉट है ये गायब हो गए। अभी डॉट गायब हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, इन डॉट्स तो गायब हो गए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दूंगा। अगर मैं यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ और मैं यहाँ लिख दूँ 20 पिक्सल, तो देखो 20 पिक्सल का गैप आ गया सारे आइटम्स के बीच में। और मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर एस मेरा छोटा है सर्विस में, सो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर 20 की जगह अगर मैं यहाँ पर 40 पिक्सल लिख दूँ तो ये काफ़ी सही लग रहा है। और इस चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेंटर में भी ले सकता हूँ, मैं अपने डिप से अलग करके। सो देखो, हमने बड़े वाले में फ्लैक्स लगाया, एक इसमें फ्लैक्स लगाया। अब बड़े वाले कंटेनर के अंदर जो फ्लैक्स लगाया उसके लिए दो आइटम कौन से, एक तो ये है, एक हमारा ये आइटम है, और एक हमारा ये आइटम है। तो मुझे इन दोनों को दूर दूर करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ बड़े वाले के अंदर फ्लैक्स लगाने के बाद सबसे पहले लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि मैं बड़े वाले कंटेनर के अंदर भी आइटम को सेंटर करना चाहता हूँ। अब ये सेंटर कैसे हो रहा है, वर्टिकली सेंटर हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिखूंगा गैप, मैं यहाँ लिख दूंगा 40 पिक्सल। देखो मिला, यहाँ पर भी गैप आ गया हमारे पास 40 पिक्सल। 40 नहीं चाहिए, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखो अब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब मैं क्या, स्पेस बिटवीन दे दिया मैंने यहाँ पर इसको। अब मैं क्या करूंगा, स्पेस बिटवीन मैंने दे दिया। अभी मेरे जो होम कॉन्टेक्ट सर्विस और अबाउट है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा राइट की तरफ से ना इधर आए हल्का सा। सो मैं क्या करूंगा, अपने लिस्ट में थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, यहाँ से राइट से मार्जिन राइट। सो मैं अपने राइट से मार्जिन दे दूंगा लगभग लगभग 10 पिक्सल। सो मुझे यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा अपने राइट से 10 पिक्सल का। तो ये देखो थोड़ा सा इस तरफ आ चुके हैं। मैं इसको 20 करके देखता हूँ, तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने सबसे पहले जो मेरा BTN है, BTN मतलब मेरा जो नैब है, इसकी क्लास को BTN की जगह नैब कर देते हैं। नैब बार जो मेरा नैब है, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो हम बैकग्राउंड कलर, अब देखो यहाँ पर फर्क पड़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर सेव नहीं करा। सो अब ये सही हो गया। अब मैं अपने नैब बार में क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देता हूँ, ग्रे, बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो देखो अब ये काफी सही लग रहा है। मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया यहाँ पर, बेसिकली मैंने ग्रे दे दिया, ठीक है। ग्रे की जगह हम कोई और कलर चूज कर लेते हैं। अगर मैं देना चाहूँ तो थोड़ा सा वाइटिश और लाइट देना चाहूंगा मैं इसको, ठीक है। अभी ये काफी अभी भी नहीं, अभी भी ये ग्रे की तरफ ही जा रहा है। थोड़ा सा वाइटिश और थोड़ा सा लाइट। सो अब अगर देखें तो ये, हाँ ये काफी सही लग रहा है। और मैं अगर अपने बॉर्डर्स को यहाँ से हटा लूँ जो हमने दिए थे, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर को यहाँ से हटा लेते हैं। अब मैं देखो इन बॉर्डर्स को मैं कमेंट करता हूँ, अब देखो ये काफी प्यारा लगेगा हमारा नंबर। देखो अब ये काफी अच्छा लगा। अब यहाँ पर ना होम कॉन्टैक्ट और सर्विस और अबाउट पे जब जब मैं होवर करूँ तो मुझे कर्सर पॉइंटर दिखना चाहिए, ये मैं एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप होम में एक एंकर टैग लगाइए। अगर एंकर टैग होगा तभी तो पेज को रेप्लिकेट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं होम में एक एंकर टैग लगाऊंगा और फिर लिखूंगा होम, ठीक है। अब देखना, ये देखा यहाँ पर, अब ये होवर कर्सर मेरा पॉइंटर बनना है। तो ऐसा क्या हो रहा है, मैंने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग लगाने की वजह से क्या हुआ कि मैं अपने पेज को नेविगेट कर सकता हूँ आराम से। इसलिए मैंने यहाँ पर एंकर टैग लगा दिया। अब मैं इसको सबके लिए रेप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सबके लिए रेप्लिकेट कर दिया और इनको मैं सबको कैपिटल कर लेता हूँ, क्योंकि कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फटाफट से करते हैं इस काम को। और अगर वीडियो में अभी भी बने हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चीज़ें सारी डिटेल में बताई जाएंगी और ऐसा करा जाएगा कि हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं इसको अबाउट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा सही लगा। अब मेरा एक मेन टारगेट क्या है, मैंने एंकर टैग लगा लिया, लेकिन मुझे एंकर टैग से ये लाइन आ गई है। अब इन लाइंस को कैसे हटाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो इन लाइंस को हटाने के लिए मुझे एंकर टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो एरो वाला मेथड है ना चीज़ों को सिलेक्ट करने का, ये काफ़ी अच्छा है। लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर हमारा एंकर टैग, और लिस्ट क्या है हमारी यूएल। आप देखो यहाँ पर मैं इसको एंकर टैग को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, देखो हट गया। और मैं इनका टेक्स्ट कलर भी चेंज करना चाहूंगा, मैं कहूंगा टेक्स्ट मैं कहूंगा कलर। कलर प्रॉपर्टी से टेक्स्ट डेकोरेशन नन से हमने लाइन हटा ली, कलर प्रॉपर्टी से मैं इनको ब्लैक कर दूंगा और फॉन्ट इनका बोल्ड कर दूंगा। मैं करूंगा फॉन्ट वेट। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि चीज़ों को कितना ज़्यादा मोटा दिखाना है, पतला दिखाना है। अब देखो, ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, होम कॉन्टैक्ट सर्विस अबाउट। अब ये तो हमारा एक नैप बार क्रिएट हो गया, लगभग लगभग मान सकते हैं एक नॉर्मल सा नैप बार क्रिएट हो गया। अब एक काम करते हैं, इस नैप बार को और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें ना एक CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम ना बॉक्स शैडो का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शैडो, जहाँ से मुझे बनी बनाई शैडो मिल जाएंगी CSS की। तो ये नैप बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो सबसे बढ़िया वेबसाइट जो मुझे लगती है वो ये लगती है, यहाँ से आप किसी भी तरह की शैडो जो है ले सकते हो CSS के द्वारा। सो मैं इस वाली को ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर अपने नैब में डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो। सो यहाँ पर हमारा कहाँ गया हमारा नैब बार। सो देखो, अब ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं येलो कलर दूं अपने ग्रे वगैरह से ज़्यादा, येलो कलर देने का मेरा मन कर रहा है। सो मैं अगर इसको येलो कलर दूं और हल्का सा इसको लाइट रखूं, सो येलो कलर थोड़ा सा डल मेरे को नहीं सूट कर रहा। ब्लू थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। कलर आप अपने हिसाब से कोई सा भी लगा लेना, आपकी मनमर्जी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो, आप पूरी तरह से लगा दो। बेसिकली यहाँ पर मैंने सेव नहीं करा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ही लग रहा है। होम सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस और अबाउट, ये हमारा एक नैप बार क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अब यार मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इन पे होवर करे, ये भी चीज़ हमें टैकल करनी होती है कि जब भी कोई इन पे होवर करे तो ये दिखे तो सही कि हाँ इन्हें कोई होवर कर रहा है। तो हम इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि कोई भी अगर हमारे लिस्ट आइटम पे क्लिक कर रहा है या होवर कर रहा है, तो हम क्या करें, उसका कलर जो है वो हम कैसा कर दें, वाइट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और चेक करते हैं। देखो ये हो रहा है ना, चेंज हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वाइट की जगह मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कुछ दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो, ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको होवर करने पे। तो ये तो हमारा एक नैप बार क्रिएट हो गया। अब इस नैप बार को देखते हैं कि ये फोन वगैरह और बाकी सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ठीक है ना। सो इसको चेक करते हैं। देखो अभी तक तो ये सही काम कर रहा है, अभी भी ये सही काम कर रहा है। ठीक है, अभी भी ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये नैप बार 700 700 नहीं, 700 से नीचे आए, तो मैं इसमें एक मीडिया क्वेरी फायर कर दूं और इसको गायब कर दूं। मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही, अब मैं ना थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा पहले लोगो को सेट कर लेता हूँ। मुझे लोगो जो है वो सेट करा हुआ नहीं लग रहा ढंग से। सो हमारी ये बड़ा कर देते हैं लोगों को, तो काफ़ी सही लगेगा। लोगों की विड्थ को अगर हम 5 ही कर दें, सो ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है फिर तो 5 करने पे। सो इसको ऐसे ही रहने दे और चेंज कर लेते हैं यार लोगों को। पता नहीं, मैंने अभी डाउनलोड करके और देख लेते हैं। यूट्यूब का ले आते हैं ना, सबसे बढ़िया तो यही है ना, यूट्यूब का सबसे बढ़िया है। तो फटाफट से ये डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इस वाले लोगों को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये नहीं, यहाँ से फाइल में जाऊँगा और मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लूँगा अपनी फाइल में। और मैं इसको इसकी जगह पर, यहाँ पर ये आ गया 19, और मैं यहाँ पर नंबर को 9 की जगह
9 कर दूंगा, ये आप कर लेना डाउनलोड, ठीक है ना। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कैसी दिख रही है यहाँ पर। सो देखो अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, और अब हमारे पास एक फायदा हो गया कि हमारा लोगो छोटा है, तो उसको हम एक काम कर सकते हैं कि अ, ये नहीं, सी एस एस का है, इसको हटाओ। एक काम करते हैं कि अब ना हम अपने विड्थ छोटी कर सकते हैं, तो अब हम इसको 3 दे देते हैं, क्योंकि क्यों, हमारा लोगो छोटा है, ठीक है ना। और इमेज हमने 100% दे दी है, पैडिंग वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन हमें 4 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो लोगो भी छोटा होता जा रहा है उसके साथ में, ठीक है। सो इस चीज़ को ये लगा लेना, लोगो आप चेंज कर दोगे। अब एक चीज़ करते हैं कि अब इनमें थोड़े से आइकन वगैरह लगाते हैं। तो आइकन्स के लिए यार मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप के आइकन इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जाओ बूटस्ट्रैप पर, बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद इसमें जाओ, और इसमें जाने के बाद आप आइकन्स पे जाओ। आइकन्स पे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ नीचे एक लिंक मिलेगा, CDN लिंक बोलते हैं उसको। सो नीचे जब जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना CDN पर। CDN पे क्लिक करने के बाद आपको इसको अपनी HTML फाइल के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ऊपर की तरफ, index.cs से ऊपर की तरफ इसको पेस्ट कर दो। ये लग गया हमारा लिंक। अब हमारे पास सबसे पहला क्या था, होम था हमारे पास, है ना। सो सबसे पहले होम को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ताकि हमें होम मिल जाए। तो ये हमारा होम आ गया। अब इस होम को हम जो है अपने इस वाले होम के नीचे देखना चाहते हैं, तो इस पेन टैग लगाओ यहाँ पर और इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और अब हम अगर अपनी वेबसाइट पे जाएं तो हमें देखो हमारा होम दिख गया है यहाँ पर, देखा कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। मैंने क्या करा कि मैंने एक होम चाहिए था मुझे, तो मैं बूटस्ट्रैप को मैंने लिंक कर लिया, मैंने यहाँ पर अपना एक होम ले आया, ठीक है। अभी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस होम को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर दूं एक आइकन के नाम से, तो मैं सबको टारगेट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट के लिए भी अपना एक आइकन ले आता हूँ, कॉन्टैक्ट के लिए एक आइकन ले आते हैं, कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट के लिए मुझे ये मिल गया यहाँ पर, मैं इसको भी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर स्पेन टैग लगा के पेस्ट कर दूंगा, और इसको भी मैं क्या दे दूंगा, क्लास आइकन, ठीक है। अब मैं यहाँ पेज को बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड बढ़ता जा रहा है। सो मैंने यहाँ पर ये करा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक और सर्विस के लिए ले आता हूँ, कोई भी आइकन मिल जाए तो फटाफट से सर्विस के लिए लाते हैं, ठीक है। सर्विस के लिए हमारे पास नहीं है, सो कुछ भी देख लेते हैं। अबाउट के लिए देखते हैं पहले। हाँ, अबाउट के लिए हमारे पास एक आइकन है यहाँ पर, ठीक है। यही ले लेते हैं। वैसे आइकन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, आप लगा सकते हो, बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे लगाओगे। अबाउट पे लगा देते हैं इसको, स्पेन लिखेंगे यहाँ पर, स्पेन लिखना है बेसिकली हमें। ये क्या हो रहा है, स्पेन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी कैसा दिखेगा देखो, अब ये हमारे आइकन्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी इन आइकन्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर। अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सर्विस है ये रह गया, तो इस सर्विस को भी टैकल करते हैं। सो इस सर्विस को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत सारे आइकन तो हैं वैसे। अभी फिलहाल सर्विस के लिए हम, हाँ, ये प्लेन लगा सकते हैं, काफ़ी सही लग रहा है। सो इसको ले लेते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट करके लगा दिया। तो यार अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट को, तो अब देखो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और चीजें जो अरेंज है यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से। हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि हम इन आइकन्स को नीचे की तरफ ला सकते हैं। सो मैं जो अपना आइकन है ना, आइकन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ना ये चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों आइकन के नीचे होम आ जाए, मतलब ये जो होम लिखा हो उसके नीचे ये वाला होम आ जाए। तो ये देखो दोनों हॉरिजॉन्टल में, क्या मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता यहाँ पर, फ्लेक्स को लगा के और फ्लेक्स कॉलम कर दूं तो मुझे ये मिल जाएंगे, है ना। तो मैं इसी चीज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं अपनी CSS को टारगेट करूंगा यहाँ पर। मैं जाऊंगा अपनी CSS में, और मैं अपने अ, और मैं अपने लिस्ट के अंदर जाऊंगा, लिस्ट LI एंकर में। बेसिकली हमने देखो एंकर टैग के अंदर चीजें बसा रखी हैं, सर्विस और स्पैन दोनों एंकर टैग के अंदर है हमारे। सो लिस्ट एंकर में मैं दे दूंगा फ्लैक्स। इससे बढ़िया हम बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं कर लेंगे क्या? ये भी बहुत अच्छा है कि अगर हम बी आर टैग का इस्तेमाल कर दें, यहाँ पर देखो ब्रेक आ जाएगा हमारे पास, देखना। मैं यहाँ पर अगर बी आर टैग का इस्तेमाल करूँ, जनरली वो ब्रेक के लिए होता है। देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखो आ गई चीजें बी आर टैग का इस्तेमाल करने पे, है ना। और मैं एक काम और कर सकता हूँ कि अब मैं अपने क्या करते हैं,
लिस्ट बी आर टैग को चलो छोड़ो, मैं समझ गया बेसिकली अब हमें क्या करना है कि मैं अब एक काम कर सकता हूँ कि अपने स्पेन के आइटम को सेंटर करना है, तो बी आर टैग को भी हटा देते हैं अभी, क्योंकि हमें खाली हम बी आर से ज़्यादा चीज़ें टैकल नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ इसको। अभी देखो वही जैसा था नहीं होगा अभी, क्योंकि क्यों मैंने अभी फ्लैक्स कॉलम नहीं दिया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे, क्योंकि क्यों ये जो हमारा आइकन है ना ये स्पेन टैग के अंदर है, तो मुझे स्पेन टैग को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक जाऊंगा, एंकर के अंदर जाऊंगा, एंकर के अंदर मेरा स्पेन टैग है। स्पेन टैग को मैं क्या करूंगा, टैकल करूंगा और मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे बात बननी चाहिए। देखो आगे मैंने क्या करा, बेसिकली हमारा जो आइकन था वो स्पेन टैग के अंदर था, तो एंकर के अंदर हमारा स्पेन टैग है, तो मैंने डायरेक्टली स्पेन टैग की जगह हम आइकन से भी टारगेट कर सकते हैं, हमने क्लास दे रखी है आइकन, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं हटा दूंगा पूरे को, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा डॉट आइकन। अब मैं इसको सेव करूंगा, तो देखो अब भी वो सेंटर में रहेंगे, लेकिन ये हमारा प्लेन नहीं आ रहा है। प्लेन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उनमें क्लास नहीं दे रखी स्पेन में, क्लास दे देते हैं यहाँ पर आइकन, ठीक है। इन दोनों में मैंने आइकन ऐड कर लिया। अभी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने आइकन्स को हम। सो हम यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में लिखेंगे आइकन। आइकन बेसिकली क्या है हमारा आई टैग है ना। सो मैं आइकन के अंदर जाऊंगा अपने आई टैग का वन नहीं आई टैग, और अपने आई टैग का मैं क्या करूँगा फॉन्ट साइज, कहाँ जा रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं आई टैग का फॉन्ट साइज जो है 20 पिक्सल कर दूंगा। अब देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 कर देते हैं। अब सही लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। एक काम करते हैं, क्या हम इन शब्दों को नीचे नहीं ला सकते, हम एक काम करते हैं, हम दोनों को रिप्लिकेट कर देते हैं, बात खत्म। इसको यहाँ से हटाओ होम को, और होम को आप क्या करो यहाँ लगा दो। बेसिकली हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इसको कॉन्टैक्ट को भी कॉपी करो यहाँ से, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। सर्विस को भी यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है, यहाँ से हटाओ और यहाँ एंकर टैग के बाद लिंक के पीछे लगा दो। अबाउट से यहाँ से हटाओ और यहाँ लिंक के पीछे लगा दो। अब देखना ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखो बन गया हमारा एक मस्त, ठीक है। और फॉन्ट बोल्ड प्रॉपर्टी जो है वो शायद खाली होम में लगी हुई है, ऐसा क्यों है भाई कि मुझे केवल होम में ही फॉन्ट बोल्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। सो हम चेक करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। फॉन्ट बोल्ड हमें होम में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें एंकर टैग में इनको डालना था। सो मैं कॉन्टैक्ट को यहाँ से हटाता हूँ, हम कॉन्टैक्ट को यहाँ से हटा के एंकर टैग में डालेंगे। सर्विस को यहाँ से हटा के हम अपने एंकर टैग के अंदर डालेंगे यहाँ पर स्पेन के बाद, है ना। और अबाउट को यहाँ से हटा के अपने एंकर टैग के अंदर डालेंगे, तो देखो अब ये हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो यार ये हमारे बन चुके हैं यहाँ पर आइकन, और आइकन का कलर यार देखो कुछ भी दे सकते हो आप अपने मन मर्जी से। तो हमारा एक नैप बार यहाँ पर क्रिएट हो गया फाइनली, है ना। और ये पूरी तरीके से देखो, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। सो अभी तक तो ये काफ़ी सही जा रहा है, ठीक है ना। बस ये इमेज को हमें फिक्स करना होगा। आप ये वैसे देखो छोटी स्क्रीन पे भी आप काम चला सकते हो इस वाले नैप बार से, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन पूरी देखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यार, ये नैप बार बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं छोटी विड्थ पे जाऊँ ना, तो मेरा नैप बार ना ये गायब हो जाए पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक वो आ जाए हैमबर्गर। तो हैमबर्गर पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मेरा एक अलग से पेज खुल के आएगा जहाँ पर मैं अपना चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाते हैं और यहाँ पर एक अलग से आइकन लेके आते हैं एक। बेसिकली यहाँ पर हम यहाँ पर एक आइकन लेके आएंगे, और हम आइकन कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ से लाएंगे आइकन को अपने डॉक से नहीं, सॉरी, यहाँ से। तो मैं अपना एक हैमबर्गर ले आता हूँ अब यहाँ से। तो मेरा ये हैमबर्गर आ गया यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इस हैमबर्गर को यहाँ पे डाल दूंगा इसको, और ठीक है अब मैं इसको सेव कर लूँगा। अभी ये हमारे नैप बार के अंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मीडिया क्वेरी फायर करने वाला हूँ, तो मैं इस हैम्बर को एक डिप में डालूंगा ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ, इसके साथ चीज़ें जो भी करनी है मुझे। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ बर्गर नाम की, जिसको भी पसंद है वो खा लेना, ठीक है ना। मैंने यहाँ बर्गर नाम की क्लास दे दी, और मैं यहाँ पर इसको स्टाइल कर देता हूँ। अब यहाँ हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं इस चीज़ को। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, अपना जो है बर्गर क्लास दिया था मैंने, उसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा अभी के लिए, मैं इसको नहीं चाहता, ठीक है ना। और भी कई सारे तरीके हम ये कर सकते हैं कि हम एक अलग से दूसरा नैप बार क्रिएट कर लें, और इस वाले नैप बार को तो गायब कर दें, लेकिन उसकी जगह पर हम अपना दूसरा नैप बार दिखा दें जैसे ही विड्थ हमारी उससे नीचे जाए तो, ठीक है। सो अब इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ इस चीज़ को टैकल कैसे करना है। सो देखो, अ, अगर मैं बताऊं, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये ना छोटा ना हो। सबसे पहले तो इसको टैकल करते हैं कि लोगो जो है छोटा हो रहा है। सो लोगो जो है इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि जो हमने विड्थ दी है ना अपने आइकन लोगो को, वो हमने पेरेंट के रिलेटिव दी है, तो हम उसको हटा देते हैं और हम इसको अपने हिसाब से विड्थ दे देते हैं। लगभग लगभग 200 पिक्सल बहुत रहेगा मेरे हिसाब से, या फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। सो इसको 100 कर लेते हैं तो ये काफ़ी सही लगेगा। 100 भी नहीं, 50 मेरे को लग रहा है काफ़ी सही है। सो यार ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत देख के कराया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। सो यहाँ पर देखो, ये अब काफ़ी सही लग रहा है, और ये अब ऐसे ही रहेगा, तो ये सही लग रहा है काफ़ी, है ना। तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि मीडिया क्वेरी फायर करते हैं, है ना। सो यहाँ पर लगाएंगे मीडिया, आपको क्या लिखना है, @ मीडिया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद लिखना है, दो ब्रैकेट लगाने हैं, और लिखना है मिन विड्थ, लिखना है मिन विड्थ, मतलब कितनी विड्थ पे ये मीडिया क्वेरी फायर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम मैन नहीं मैक्स लगा देते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, और मैं जैसे ही, अगर मेरी मिनिमम विड्थ मैं बोलूँ, मेरी मिनिमम विड्थ अगर 850 हो, मेरी मिनिमम विड्थ अगर 850 हो, तो ये मीडिया क्वेरी फायर कर देना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मेन विड्थ कितनी, 850, ठीक है, पिक्सल। मैंने ये लिखा मीडिया क्वेरी में। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये काम कर रही नहीं कर रही। सो देखो यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है हमें, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर कुछ और भी लिखते हैं, मीडिया ओनली स्क्रीन, आई थिंक ओनली, स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ, चलो ये भी सही है। अगर मैं मीडिया क्वेरी का एक बार सिंटैक्स देखूँ, मुझे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। मीडिया देखो, रेफरेंस लेना पड़ता है, आप हर चीज़ को याद नहीं करते हो, याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर फटाफट से मीडिया क्वेरी का एक बार रेफरेंस देते हैं, मीडिया क्वेरी, ओके, मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है, यही मैं देख रहा था, मीडिया ओनली, ओनली स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर ये मिन में एरर दिखा रहा है, क्या है, इसको मैक्स करना पड़ेगा। अभी ये भी मुझे एरर दिखा रहा है, तो स्क्रीन को हटाओ यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, स्क्रीन के बाद एंड आएगा, बेसिकली एंड नहीं है यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मिन विड्थ। अब मिन विड्थ के लिए हिसाब से तो ये अपोजिट हो गया, पता है कैसे। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मिनिमम विड्थ हो, जब मिनिमम विड्थ इतनी हो जाए, तब मीडिया का फायर कर दो। मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मैं अगर बॉडी का कलर रेड कर दूं, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर रेड कर दूं, देखो, अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो देखो पूरा रेड है, मतलब मिनिमम विड्थ का हिसाब समझ में आ रहा है कि मतलब जब तक वो 850 तक रहेगी मिनिमम विड्थ, तब तक ये मीडिया क्वेरी लगे रहने दो, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। अगर मैं अब इसको 850 मैक्सिमम कर दूं, इनको देखना ध्यान से, मैं इसको अगर मैक्सिमम कर दूं तो ये कब अप्लाई होगा, देखो 850 से नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब जो मिन विड्थ क्या है, वो इनिशियल से लेके जो फाइनल थी हमारी, फाइनल से लेके मिनिमम विड्थ यहाँ तक, और फिर मिनिमम विड्थ से नीचे जो है मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये बॉडी को तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं क्या करूंगा, लिस्ट को सबसे पहले क्या करूंगा, नन करूंगा, मैं लिस्ट की डिस्प्ले को नन कर दो,
गई, मेरी लिस्ट गायब हो गई। मैंने क्या कहा, मेरी डॉट लिस्ट की डिस्प्ले को नन कर दो। जैसे ही मैंने नन करा तो वीडियो वो गायब हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अभी ये चाहता हूँ कि भाई साहब, ये जो आपने यहाँ पर जो हैमबर्गर लगाया था ना, डॉट बर्गर, इसकी डिस्प्ले कर दो क्या, ब्लॉक। अब देखना, आ गया मेरा हैमबर्गर। अब देखो, हो रहा है रिस्पॉन्सिव, पूरा रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब मैं इस हैमबर्गर का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। सो मैं इसको ना साइज यहाँ पर दे देता हूँ, फॉन्ट साइज दे देते हैं यहाँ पर, लार्जर करूँ। लार्जर से कोई फर्क नहीं पड़ा। 40 पिक्सल। हाँ, बहुत अच्छा। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दिया। देखना ध्यान से देखना, जैसे ही ये 850 पे पहुंचेगा, विड्थ को देखना, 850 पे पहुंचते ही देखो वो गायब हो गया और मेरा हैमबर्गर आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो ये तो हमारा काम बन गया। मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरा नैप बार जो है साइड से निकल के आए। तो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, पहले इसका कर्सर जो है पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है। अब देखो इसका कर्सर जो है अभी यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं चाहता हूँ, अब मैं अपनी HTML में जाऊंगा और यहाँ पर ना थोड़ी सी स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। स्क्रिप्ट टैग जो होता है हमारा, बेसिकली होता किसके लिए, स्क्रिप्ट टैग जो है हमारा उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। सो सबसे पहले मैं किसको टारगेट करूंगा, इसने बर्गर को, क्योंकि मैं बर्गर पे क्लिक करने वाला हूँ तो मैं अपने बर्गर को टारगेट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे अपने अगर एलिमेंट को मंगाना है जो कि मेरा बर्गर है, हैम बर्गर जनरली, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी नहीं दी है मैंने उसको, बेसिकली क्लास दी है। सो क्लास नेम क्या है मेरा। सो एक काम करते हैं, हम अपने बर्गर को ना क्या करते हैं, हम बर्गर को एक आईडी दे देते हैं मेन्यू के नाम से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ लिखूंगा क्या, मेन्यू। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मिल गया। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन्यू मिल गया। और बेसिकली मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक। अगर मैं ऑन क्लिक फंक्शन ही लगा दूँ तो मुझे अपने बर्गर को गेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली क्या कर रहा था, पहले मैंने इसको एलिमेंट को कॉल करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इस पे इवेंट लिसनर लगा सकूं। लेकिन मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया है कि मैं ना इसको इवेंट लिसनर को इस पे लगाने की बजाय, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही कॉल कर देता हूँ ऑन क्लिक का इस्तेमाल करके। तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, शो, शो मेन्यू। मैंने यहाँ पर बना दिया एक फंक्शन। अब मैं कॉन्स्ट शो मेन्यू, एक एरो फंक्शन, ये हमारा फैट एरो फंक्शन है। मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग मेन्यू, ताकि हमें पता लग जाए कि मेन्यू पर क्लिक करके हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन्यू, अब देखो, देखो मेन्यू आ रहा है, जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार मुझे मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो मेरा यहाँ पर मेन्यू आ गया। अब मुझे अपने लिस्ट आइटम को नेविगेट कराना है। बेसिकली करना क्या चाहूंगा, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा शो नाम की। मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, सो मेरे पास एक लिस्ट आए। सो मैं अभी उस लिस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली इनिशियल फेज में वो लिस्ट कैसी रहेगी, बेसिकली हमारी दूसरी लिस्ट रहेगी वो। मैं इसी यूएल को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये था मेरा फर्स्ट लिस्ट जो बड़े वाले उसमें दिखती थी। ये थी मेरी फर्स्ट लिस्ट, है ना। मैं यहाँ पर छोटा करके, और ये है मेरी सेकंड लिस्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने नैप बार पे, है ना। अब मैं ये क्या करूँगा, इन सबको मैं यहाँ से मैं इन सबको यहाँ से हटा दूंगा। इन सबको नहीं हटाता मैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं इनका इस्तेमाल करूँ प्रॉपर्टीज़ का जो मैंने पुरानी दी हैं। मैं यहाँ से क्लास चेंज करूँगा इसकी, और मैं लिखूँगा नैव मेन्यू। ठीक है, ये मैंने इसको क्लास दे दी। अब थोड़ा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कोड यहाँ पर, कोड यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट नैव मेन्यू को, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने नैप मेन्यू देना, देखो नैप मेन्यू मेरा बड़े में भी दिखाई देगा, छोटे में भी दिखाई देगा। तो मैं इस नैप मेन्यू को हटाना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि अभी ये हट जाए। डिस्प्ले नन कर दो इस वाले नैप मेन्यू की। मैंने इसकी डिस्प्ले नन कर दी, नहीं हुई क्या, चेक करना पड़ेगा, असल में मैंने सेव नहीं करा शायद। और नैप मेन्यू
इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी नया मेन्यू। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डिस्प्ले क्यों नहीं हट रही? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, नैव मेन्यू क्लास मैंने दे दी यहाँ पर, और मैंने इसको डॉट नैव मेन्यू भी करा। कहीं तो गड़बड़ आ रही है। स्पेलिंग सही है? हाँ, स्पेलिंग भी सही है। देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। अभी चेक करते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर ठीक है, अभी हमारा एकदम सही चल रहा है। अभी हमारा नैव बार बनना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ हटाता हूँ, इसके बीच वाली हटो तुम यहाँ से। और मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लास हटाता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा नैम मेन्यू आ क्यों नहीं रहा है ना। सो मैं इसको नैम मेन्यू की जगह खाली मेन्यू रखता हूँ क्लासेस की। शो मेन्यू नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सेम दे चुके हैं ना। तो यही होता है, क्लासेस को बड़ा अच्छे से देखना पड़ता है कि आखिर कौन सी क्लास दें हम। सो मैं कहता हूँ यहाँ पर लिस्ट मेन्यू, ये मैंने क्लास दे दी यहाँ पर। और मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, और मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाऊँगा और इसको यहाँ लाऊंगा और डिस्प्ले की अभी नन रहने दूंगा। सो अब मैं इसमें कुछ लिख के देखता हूँ कि ये मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, मोहित लिख दूंगा मैं यहाँ पर। और अब मैं देखूंगा कि ये सही तरह से, अब देखो अभी वो डिस्प्ले नन है और मुझे मोहित भी शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने नैब मेन्यू के अंदर डिस्प्ले नन को हटा दूं और मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे मोहित मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको नन कर दूं तो ये मुझे नहीं मिल रहा है ना। सो ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है पूरी तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि हैमबर्गर पे क्लिक हो तो ये वाली क्लास जो है ये हमारी टॉगल करे। ठीक है ना। सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम सबसे पहले अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट मेन्यू। सो इसको हम एक आईडी देते हैं। आईडी नहीं देते, इसी से सिलेक्ट करते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट मेन्यू। अब मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट मेन्यू इक्वल टू लिस्ट मेन्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो कि क्या है हमारी लिस्ट मेन्यू। ठीक है, अभी देखो इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि ये हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। और मैं यहाँ क्या लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग लिस्ट मेन्यू। ठीक है, अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। देखो ये रही मेरी क्लास, जो लिस्ट मेन्यू की क्लास थी वो ये है। अभी ये ना हमें एक एरे की फॉर्म में है, तो एरे की फॉर्म में तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा ब्रैकेट लगा के 0, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, मेरी लिस्ट मेन्यू का एलिमेंट है ना। हाँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये दिख गया। ठीक है ना, तो ये मेरे को अपना लिस्ट मेन्यू मिल गया है। अब इसी के ऊपर मैं एक क्लास को टॉगल कराता रहूँगा, जो कि हमारी कौन सी है। सबसे पहले अपना यूएल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सो अब ये तो हमने देख लिया कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये भी चल रहा है, हमें लिस्ट मेन्यू भी मिल रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट को अभी हम अब देखने वाले हैं यहाँ पर। सो अब एक काम करते हैं, अपना लिस्ट मेन्यू को टॉगल कराना है बेसिकली। सो हम इसमें एक क्लास को ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट मेन्यू पे जब कोई क्लिक करे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल एक प्रॉपर्टी होती है। टोगल मतलब अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर तो नहीं है, नहीं है तो उसको लगा दो। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई टोगल, जिसमें मैं एक क्लास दे रहा हूँ शो। ठीक है, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अभी मैं क्लिक करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब इस चीज़ को मेंटेन करके मैं बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर ये हुआ कि मैंने कहा कि लिस्ट मेन्यू के ऊपर जब मैं एक क्लास प्रॉपर्टी लगाऊँ, क्लास लिस्ट, तो टोगल कर दो शो क्लास को। अभी शो क्लास मैंने कुछ नहीं बनाई है, तो मैं एक फटाफट से शो क्लास बना लेता हूँ, डॉट शो। और मैं इसमें क्या लिखूँ, डिस्प्ले में इसमें लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी मुझे मोहित नहीं दिख रहा है, बेसिकली मैंने मोहित लिख रखा है क्या इसमें। ओके, मैंने यहाँ पर लिस्ट मेन्यू को ऑफिशियली मैंने लिस्ट मेन्यू को यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, लिस्ट मेन्यू को शो ऐड होनी चाहिए हमारे एलिमेंट में। सो चेक करते हैं ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। हेडर नैब बार, और नैब बार के अंदर हमारा इक्वल लिस्ट है ये वाली। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो इसमें शो दिखाई दे रहा है, शो क्लास ऐड हो रही है। लेकिन शो क्लास में हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, और शो क्लास मैंने किसके अंदर, बेसिकली शो क्लास मेरी ऐड हो रही है उसके अंदर, लिस्ट मेन्यू के अंदर। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको
क्लिक करने पर दिखाना है बेसिकली अपने लिस्ट मेन्यू को। सो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है। हम्म, हम्म, list menu का है। एक काम करते हैं अपने लिस्ट मेन्यू को पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रही तो हम एक काम करते हैं अपने लिस्ट मेन्यू को पहले क्रिएट कर लेते हैं कि वो मेन्यू आखिर दिखाई कैसा देगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एल आई लेके आता हूँ फटाफट से। ठीक है, एल आई नहीं, मैं स्पिन टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एल आई जो है बहुत ज़्यादा फिर से दोबारा लंबी सी एस एस लिखनी पड़ेगी। होम, ठीक है, मैं ऐसे ही यहाँ पर क्या ले आऊँगा, बाकी के एलिमेंट ले आऊँगा, पेस्ट कर देता हूँ इन सबको होम। और इनके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एंकर टैग ले आऊँगा सबके अंदर, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट 4 एंकर टैग ले आता हूँ। सो मैं यहाँ पर एंकर टैग ले आता हूँ, मैं इन चारों को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल वी। और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, होम। मैं लिखूँगा यहाँ पर सर्विस, मैं यहाँ पर लिखूँगा होम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्टैक्ट, हाँ अबाउट, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी ये तो हमारे बन गए और ये हमें अभी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को टैकल करेंगे अभी। सबसे पहले एक काम करते हैं कि शो को अभी हटा देते हैं। शो जो मेरी डिस्प्ले ना लिस्ट मेन्यू की, इसको हटाओ अभी यहाँ से और इसको अभी देखने दो। सो ये मेरा मेन्यू है जो कि कब दिखाई देगा बताता हूँ। लिस्ट मेन्यू की मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पोजीशन को एब्सोल्यूट, ताकि मैं इसको मूव करा सकूं। अभी जो एब्सोल्यूट है ये हमारे पेरेंट के हिसाब से काम करेगी। सो ये पेरेंट कौन होगा जिसके हिसाब से ये काम करेगी, तो मैं अपनी बॉडी को जो है पेरेंट बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अपनी बॉडी को क्या बनाऊंगा मैं, पेरेंट बनाऊंगा। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं अपने नैप बार को रिलेटिव कर सकता हूँ। तो अगर मैं नैप बार को अपने रिलेटिव करता हूँ, जो कि मैंने नैप दिया है, सो इसकी पोजिशन को मैं रिलेटिव कर देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव करने से काम नहीं बना। सो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर बॉडी को रिलेटिव कर देते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है। बॉडी, बॉडी को हम कर देते हैं यहाँ से पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने लिस्ट को हमारा जो लिस्ट है उसकी पोजीशन रिलेटिव होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ बॉटम 0, तो देखना क्या होगा, वो देखो बॉटम में आ गया है ना, बॉटम में आ गया वो एलिमेंट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि उसकी हाइट और विड्थ जो है सब बड़ी हो जाए। तो पहले मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब मैं लिखूंगा क्या, लेफ्ट 0, राइट 0, और बॉटम 0, और टॉप 0, ठीक है। आप देखो इसने पूरे उसकी जगह घेर ली, हमारे नैब की जगह घेर ली। जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करी और बॉडी के रिस्पेक्ट में इसको मूव करने की कोशिश करी, तो उसने पूरी जगह घेर ली। अब मैं इसकी हाइट को ना बढ़ा देता हूँ, मैं लिखता हूँ विड्थ, सॉरी मैं इसकी हाइट को ना अब 100 VH कर दूंगा। देखो आया हमारा नैप बार। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। ये मतलब ये हमारा क्लिक करने पे आएगा। अब मैं अपने लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, मैं अपने इस लिस्ट के अंदर अपने लिस्ट मेन्यू को डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहूँगा मैं, ठीक है ना। सो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना चाहूँगा। पैडिंग भी देना चाहूँगा। पैडिंग देते हैं यहाँ पर सबसे पहले 20 पिक्सल की, और मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हमारा मेन्यू धीमे धीमे क्रिएट होने लग गया है। और मैं इसमें जो गैप है वो कर दूंगा 30 पिक्सल का। ये देखो ये मेन्यू में गैप भी आ गया हमारे में, और ये देखो पूरा अच्छे से काम करेगा ये। और थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं, 40 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या टारगेट करूंगा, अपने एंकर टैग्स को टारगेट करूंगा। मैं कहूंगा कि जो लिस्ट मेन्यू के अंदर जो मेरे एंकर टैग हैं, बेसिकली लिस्ट मेन्यू में मेरे एंकर टैग्स हैं कुछ, मैं कहूँगा उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। और एक काम करो कि उनका कलर जो है, कलर वाइट कर दो, ठीक है। देखो ये हमारा मेन्यू बन गया एक तरीके से ये बोल सकते हो कि हमारा, इनको ब्लैक करूं क्या,
सो ये हमारा मेन्यू बन गया और यहाँ पर ही क्लिक करके आप नेविगेट भी कर सकते हो। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्रॉस बटन चाहिए। जैसे ही मैं उस क्रॉस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा ये गायब हो जाए मेन्यू। तो क्रॉस बटन लेके आते हैं अपने अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। तो मैं अगर क्रॉस बटन लेके आना है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूएल के अंदर तो नहीं लाऊंगा उस बटन को मैं। सो मैं यहाँ से एक बटन ले आता हूँ क्रॉस, तभी हमने इसको जोड़ा था। सो हैमबर्गर की जगह मैं क्या लिखूँगा, क्रॉस। एक्स क्रॉस आना चाहिए। एक्स भी नहीं आ रहा है हमारे पास बटन, कैंसिल। हाँ ये रहा। सो ये मुझे क्रॉस मिल गया। यहाँ पर मैं इस क्रॉस को यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा। और ये अब देखना ही हमें वहाँ पर अपने मेन्यू के अंदर दिखाई देगा। सो अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये यूएल के अंदर है। सो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। अब ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रॉस बटन। मैं इसमें एक काम करूँगा, मैं इस क्रॉस बटन को अपने यूएल से इस तरफ लेके आना चाहता हूँ। सो मैं इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दूंगा अपनी क्रॉस बटन की। मैं भी इसको डिफाइन करता हूँ, पहले मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। सो लिस्ट मेन्यू के अंदर मेरा सबसे पहले क्या है, एक एलिमेंट है जिसका नाम है आई। उसका कलर कर दो आप, कलर कर दो रेड। ठीक है, मैंने कलर रेड कर दिया, रेड कलर का हो गया। और उसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा दो 30 पिक्सल, बड़ा भी हो गया। और उसका फॉन्ट वेट अगर हम बढ़ाएं, क्या बढ़ेगा, लगभग लगभग 800 कर दो। सो फॉन्ट वेट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस क्रॉस के अंदर मैं अपनी एक क्लास ऐड करना चाहूंगा जो कि मेरी क्या होगी, जो कि होगी मेरी क्या, ऑन क्लिक शो मेन्यू। ठीक है, ये क्लास, अब देखो इस पर मैं ऐसे ही क्लिक करूंगा ऑन क्लिक शो मेन्यू, तो मुझे यहाँ पर भी एक क्लास दिखेगी। तो मतलब अब मेरे दो काम हो गए यहाँ पर। सो अब मैं अपने शो को यहाँ पर टारगेट करूंगा। बेसिकली मैं अपने शो को यहाँ पर टारगेट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। सो मैं यहाँ पर अपने शो को कॉल करूंगा। तो शो में मैंने अपना डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया है। और मैं यहाँ पर शो को टॉगल भी करा रहा हूँ। और लिस्ट मेन्यू को नहीं चाहिए मुझे, बेसिकली बर्गर पे लगाना है, अपने हैम बर्गर पे। सो मैं अपने हैम बर्गर पे जब मैं क्लिक करूँ, तो जब मैं अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, सो यहाँ पर ये मेरा हैम बर्गर है। दिखाऊँ तो ये रहा मेरा हैम बर्गर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो शो वाली क्लास अगर है तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो। किसके अंदर, लिस्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। और इसको हटना चाहिए लेकिन ये हट नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं अगर अपनी स्क्रीन बड़ी करूँ तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ से डिस्प्ले फ्लैग्स हटाऊँ तो ये सब एक लाइन में हो जाएंगे। और मैं इनको क्या करता हूँ, अपने जो एंकर टैग्स हैं, जो एंकर टैग है उनको मैं डिस्प्ले देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल का। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। और मैं ये फालतू की प्रॉपर्टीज को हटाता हूँ यहाँ से भी। और ये डिस्प्ले को मैं इसको कर दूंगा, डिस्प्ले को नन। ठीक है, ये डिस्प्ले नन हो गई। अब मेरा हो गया, और मैं यहाँ पर इसकी शो के अंदर डिस्प्ले को कर दूंगा ब्लॉक। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले हैमबर्गर आए, ये गए। हैमबर्गर क्लिक होने पे मेरा मेन्यू आए, अब लेकिन मेन्यू आ नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। सो मुझे अपना मेन्यू चाहिए। सो देखो फाइनली क्या हुआ, असल में मैंने ना एक गलती कर दी कि मैंने ना शो को ना यहाँ से हटा के मैंने अपने लिस्ट मेन्यू के ऊपर लगा रहा था। तो कभी कभार क्या होता है, सीएसएस में भी वो चीज़ ढंग से काम नहीं करती है। ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने लिस्ट मेन्यू के ऊपर लगा रखा है, पहले मैं दिखा रहा हूँ कि ब्लॉक है, फिर मैंने बाद में उसको नन कर दिया, तो वो चीज़ जो है काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शो को यहाँ से हटा के जैसे ही लिस्ट मेन्यू के नीचे लगाया,
तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर अभी एकदम अच्छे से काम कर रहा है। सो यार हमारा एक रिस्पॉन्सिव नैप बार बन चुका है, और वीडियो अगर पूरे ध्यान से देखिए तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो हमारा रिस्पॉन्सिव नैप बार है पूरा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अपना मेन्यू भी मिल रहा है, और अगर आप चाहते हो कि मैं होम कॉन्टैक्ट सर्विस अबाउट पे क्लिक करके भी इनको गायब करूँ तो सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने क्लासेस दी है ना, शो मेन्यू वाली, ऑन क्लिक वाली, इसको यहाँ से कॉपी करो और अपने हर एक लिस्ट आइटम में लगा दो। सो मैं इनमें सब में लगा देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है। और अब देखना, जैसे ही मैं यहाँ पर मेन्यू लाया, होम पे क्लिक करा, मेन्यू गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, मेन्यू गया। सो ये हमारा एक बन चुका है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव। सो वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।